7वां प्रश्न है कि यहाँ पर ये भी इकोनॉमिक से ही संबंधित है और ये थोड़ा करंट अफेयर्स में भी, एकदम करंट भी नहीं परंतु ठीक ठाक, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया ये जो योजना था उसका शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, स्टार्टअप इंडिया का 16 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2015, 28 अगस्त 2014 या फिर 1 मई 2016। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब? 16 जनवरी 2016 को। ये जो 1 जनवरी 2015 है, याद रखिएगा इस दिन नीति आयोग का शुरुआत किया गया था। नीति आयोग की शुरुआत किया गया था। नीति का फुल फॉर्म याद है क्या आपको? तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कब? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 28 अगस्त 2014 को अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। वहीं 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब? 1 मई 2016 को। तो ये सबको आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक और याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना कब आया था? तो ये 22 जनवरी 2015 का है। ठीक है, 22 जनवरी 2015 का योजना है। वहीं एक और बस याद रखिएगा, है तो बहुत सारा, स्मार्ट सिटी योजना। ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 7 और इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां है कि यहाँ से 8वें के बाद इधर पॉलिटी संविधान के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश की संविधान से लिया गया है? यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं कई बार यहाँ से क्वेश्चन फेस किया हूँ और इसलिए मैं इसको इस क्वेश्चन में इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ से? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए से प्रस्तावना को लिया गया था। यहाँ से देखेंगे यूएसए से तो प्रस्तावना तो हो ही गया, साथ ही साथ मौलिक अधिकार जो होता है फंडामेंटल राइट, ठीक है, वो भी यूएसए के संविधान से ही अपनाया गया था। इसके बाद होता है न्यायिक पुनराविलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनराविलोकन, ये भी अमेरिका की सरकार से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान ही सर्वोच्च है, इसका भी कहाँ से? यूएसए से ही लिया गया था। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ से? यूएसए की सरकार से या यूएसए की संविधान से अपनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगर जर्मनी से देखेंगे तो आपातकाल की जो घोषणा होता है या फिर आपातकाल के समय राष्ट्रपति की क्या शक्ति होगा, ये सारा चीज़ जो है आपातकाल कहाँ से? जर्मनी की संविधान से लिया गया था। जर्मनी की जो संविधान है उसको वीमर कहा जाता है। क्या? वीमर। ठीक है, वीमर की संविधान, वहाँ से आपातकाल के लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से देखिए, प्रस्तावना अगर बस बोलेगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा बोल देगा, प्रस्तावना की भाषा, तो वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया है वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया की सरकार से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसके बाद केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन, शक्ति विभाजन किसके किसके बीच में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। फिर संसद का जो संयुक्त बैठक होता है, ठीक है, संयुक्त बैठक, ये सारा चीज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और आयरलैंड से बस एक याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में कुछ मनोनयन करता है ना, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अंदर कुछ सदस्यों का मनोनयन करता है, मनोनीत करते हैं। जैसे कि कोई कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहते हैं उनको राज्यसभा की सदस्यता दी जाती है, तो ये राष्ट्रपति ही करता है। तो राष्ट्रपति को ये जो शक्ति होती है मनोनीत करने की शक्ति, वो आयरलैंड के संविधान से ही इस चीज़ को लिया गया है।
ठीक है। दो चीज़ और याद रखिएगा, एक ब्रिटेन वाला याद रखिएगा। ब्रिटेन से क्या याद रखना है, संसदात्मक शासन, ठीक है, संसदात्मक शासन, ये ब्रिटेन से। और यहाँ पे एक कनाडा याद रखिएगा लास्ट, कनाडा से संघात्मक शासन, ठीक है, संघात्मक और वो संसदात्मक है। संघात्मक शासन कनाडा से और संसदात्मक शासन जो है ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 8, ठीक है। अब हम चलते हैं 9वां प्रश्न में। 9वां प्रश्न भी संविधान से ही है। प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत में ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमको पता है कि भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है, कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, ठीक है। 36 से लेकर 51 तक याद रखिएगा। तो उसी में ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 50 क्या है भाई, तो ये कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, याद रखिएगा। कार्यपालिका न्यायपालिका, पूरा आप लिखना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यार 50-50 पृथक करना, तो 50-50 ऐसे याद रखना, बराबर बराबर पृथक करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये 50-50 से 50 याद रखिएगा। अनुच्छेद जो 42 है, ये काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, जैसे प्रसूति सहायता का उपबंध, ये सारा चीज़ों का यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या बोल रहा हूँ, काम की न्याय संगत और मानवोचित, ठीक है, मतलब उस समय जिस दशा में है, जिस तरह का उसका दशा है, ठीक है, मानवोचित दशा, उसके उस समय उसके किस तरह का कार्य दिया जाना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। जैसे महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का जो प्रावधान होता है ना, ठीक है, प्रसूति सहायता का जो उपबंध है वो यहीं पे मिलेगा, इसी के अंदर मिलेगा। तो याद रखिएगा, जो श्रम विभाग की तैयारी कर रहे हैं, श्रम उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, सब फिर लेबर ऑफिसर का जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। काम की न्याय संगत, मानवोचित दशा, प्रसूति सहायता का उपबंध, ये सब अनुच्छेद 42 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। 40 के बारे में तो हमने देख ही लिया। अनुच्छेद 44 बस एक याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ठीक है, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं इसको, समान सिविल संहिता, ये अनुच्छेद 44। समान मतलब बराबर बराबर, 4 है ना, तो याद रखिएगा समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 51 जो है, इसमें क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, इंटरनेशनल ना, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। और एक 41 लास्ट, ठीक है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता का अधिकार, ये जो है इंपॉर्टेंट है। कैसे, जैसे कि काम, जैसे मनरेगा वगैरह का काम दिया जा रहा है, तो ये अनुच्छेद 41 ही इस तरह का उपबंध करता है कि किसी विशेष परिस्थिति में, मान लो किसी के पास काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो मनरेगा में काम कर सकता है, तो 100 दिन का जो रोजगार प्रोवाइड किया जाता है इसी के अंतर्गत। शिक्षा के अंतर्गत देखेंगे तो बच्चों के लिए जो पूरा शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, जो कि फ्री, सरकारी स्कूलों में फ्री सुविधाएं दी जा रही है, किसके अंतर्गत, तो ये अनुच्छेद 41 ही कहता है। लोक सहायता मतलब बहुत तरह के आपको स्वास्थ्य योजना देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये सब कहाँ से, स्मार्ट कार्ड योजना हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, ये सब इसी अनुच्छेद के उपबंध के तहत ही किया जाता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 51 जो है, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए अब हम 10वां प्रश्न में देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अभी जो 15वां वित्त आयोग ही चल रहा है, ठीक है, जो कि 2021 से लेकर 26 तक है। 15वां वित्त आयोग से कब तक, तो 2021 से लेकर 26 तक का जो है ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, ठीक है, YV रेड्डी, NK सिंह, KC नियोगी या फिर K संथानम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NK सिंह जो हैं 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। YV रेड्डी जो हैं ये 14वें नंबर के हैं। इससे पहले कौन थे, YV रेड्डी थे, उनके बाद NK सिंह आए थे।
केसी नियोगी जो है ये, अच्छा ये वाला ईयर भी याद रखिएगा, ये जो है 2015 से लेके 20 तक के लिए है, ठीक है। एनके सिंह तो हम देख लिए 21 से लेके 26 तक। केसी नियोगी जो है ये पहले थे, ठीक है, जो पहला वित्त आयोग था, ठीक है, उसके इसके अध्यक्ष थे। तो 1952 से लेके 57 का पीरियड है जिसके लिए केसी नियोगी को अध्यक्ष बनाया गया था पहले वित्त आयोग का। और जो के संथानम है ये दूसरे नंबर के हैं, ठीक है, दूसरे वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे और ये 1957 से लेके 1962 तक का कार्यकाल था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न का आंसर हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पर फिजिक्स से आ गया, भौतिकी से, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का जो नियम है, जो रूल है, लॉ है, उसको किसने दिया था। जोहान्स केपलर, आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज या फिर जूलियस रॉबर्ट मेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने एक सिद्धांत दिया था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जिसके हिसाब से ये कहा जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है जा सकता, न तो नष्ट किया जा सकता है, उसको एक से दूसरे रूप में केवल परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो इस ऊर्जा संरक्षण का नियम को जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। जोहान्स केपलर जो थे ये ग्रहों की गति का नियम जो दिया था, ठीक है, ग्रहों के गति का जो नियम है वो किसने दिया था, केपलर ने दिया था, ठीक है। आइजैक न्यूटन तो अब जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण याद रखिएगा, इनके लिए तो बहुत सारा है परंतु एक यहाँ पर अभी याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था, इन्हीं के ऊपर सेव गिरा था। और आर्किमिडीज जो हैं वो कौन थे, तो इन्होंने जो उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है, उत्प्लावन का या फिर प्लवन का सिद्धांत होता है, ठीक है, प्लवन का जो सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग कह लो, ठीक है, ये कौन दिया था, आर्किमिडीज ने। जब मतलब पानी में या फिर कोई भी द्रव में किसी चीज़ को फेंका जाता है तो वो तैरता है या फिर डूब जाता है, इस सारा चीज़ को एक्सप्लेन किसने किया था, आर्किमिडीज की। तो ये तैरने से संबंधित है, प्लवन के सिद्धांत का इन्होंने दिया था आर्किमिडीज ने, ठीक है। तो ये था 11वां। चलते हैं अब 12वां प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। चैडविक, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन या फिर रॉयंटजन, किसने किया था। तो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन की खोज किया था किसने, चैडविक ने किया था, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में किया था, याद रखिएगा। जे थॉमसन ने तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। गोल्डस्टीन जो थे इन्होंने किया था किसका खोज, प्रोटॉन की, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन। और जो रॉयंटजन है इन्होंने एक्स किरणों की खोज किया था, ठीक है, एक्स किरणों का खोज। एक और याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ये पॉजिट्रॉन भी होता है, ये भी एक तरह का जो एटम है, जो परमाणु होता है उसी का एक अंग होता है, ठीक है, याद रखिए। परमाणु के अंदर ये पॉजिट्रॉन भी पाया जाता है। और पॉजिट्रॉन की जो खोज किया था वो एंडरसन ने किया था, एंडरसन, ठीक है। तो ये था 12वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 है कि इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी जो है बायोलॉजी से मैंने लिया है, तो यहाँ पे 2 बायोलॉजी का क्वेश्चन आज मैंने इंक्लूड किया है। बोला है कि इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन का जब बहुत अधिक मात्रा में श्रावण होने लगता है, सिक्रेशन होने लगता है, तो कौन सा रोग, कौन सा बीमारी होता है, मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, फाइब्रिनोजन या फिर हिपेरिन। तो यहाँ पे बायोलॉजी का बहुत अच्छा चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। इंसुलिन जब अधिक मात्रा में श्रावित होने लगेगा तो उस केस में ऑप्शन नंबर बी, हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होता है। लेकिन जब इंसुलिन कम मात्रा में श्रावण होगा उसका, तो वहाँ पे बताइएगा वो हो जाएगा डायबिटीज़ या फिर मधुमेह रोग होता है, ठीक है। अल्प श्रावण से, इंसुलिन के अल्प श्रावण से क्या होता है, मधुमेह या फिर डायबिटीज़ होता है, ठीक है। इसी को चीनिया रोग कहते हैं, शुगर कहते हैं, ये सब मधुमेह इसी की वजह से होता है, इंसुलिन के अधिक की वजह, सॉरी कमी की वजह से। अधिक की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया और कम की वजह से मधुमेह। फाइब्रिनोजन और हिपेरिन ये दोनों जो है बीमारी है ही नहीं, ये दोनों क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। और ये दोनों जो प्रोटीन है, इन दोनों का उत्पादन जो है वो यकृत से होता है, लीवर से होता है। याद रहेगा क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों का उत्पादन कहाँ से, लीवर से होता है उत्पादन। ये जो फाइब्रिनोजन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, जो रक्त होता है, ब्लड होता है, जैसे कहीं पे घाव लगता है या फिर कट जाता है ना, तो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है,
ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि रक्त का थक्का बनने में, क्लोटिंग होने में मदद करता है। कौन? फाइब्रिनोजन। परंतु जो हिपेरिन है ये भी एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या करता है, बॉडी के अंदर ही रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, बॉडी से बाहर आएगा तो वो थक्का बनाएगा, उसको बनाने में मदद कर रहा है फाइब्रिनोजन। लेकिन जो ये हिपेरिन है वो बॉडी के अंदर ही जो ब्लड है वो जम ना जाए, उसको जमने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान से ये सबको आप नोट डाउन करिएगा। अब चलते हैं लास्ट और 14वां प्रश्न आज का। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि असुमेलित की पहचान करें। लेफ्ट साइड में विटामिन का नाम दिया गया है और राइट साइड में उसका रासायनिक नाम दिया गया है, और बताना है कि कौन सा असुमेलित है और बाकी 3 तो सुमेलित होगा। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो तो रेटिनॉल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या है? रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसकी कमी से क्या होता है आपको पता है? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी किससे? विटामिन ए की कमी से होता है। और दूसरा है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम थायमिन है क्या? विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनिन। तो इसमें से कौन सा असुमेलित है? तो याद रखिएगा बी वाला जो है असुमेलित है। विटामिन बी12 जो है, बी12 का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, याद रखिएगा साइनोकोबालामिन। ठीक है, याद रखिएगा साइनोकोबालामिन किसका? विटामिन बी12 का। वहीं पे जो थायमिन है ना, ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। और जैसे आपको पता है कि बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, बेरी रोग किसकी? विटामिन बी1 की कमी से होता है। और बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक है, और जैसे विटामिन बी2 के बारे में देख लीजिए। विटामिन बी2 है, इसका जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लोविन है। ठीक है, राइबोफ्लोविन। और विटामिन बी11 का एक नाम याद रखिएगा, फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड या फिर फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये पूरा विटामिन बी से संबंधित। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, बिल्कुल सही है। और इसकी कमी से बच्चों में एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं रिकेट्स जो हड्डियों से संबंधित है, हड्डियां कमजोर हो जाती है विटामिन बी की कमी से। किसमें? बच्चों में, रिकेट्स। और जो वयस्क होते हैं ना, उनके अंदर हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होता है, वो भी हड्डी ही कमज़ोर कर देता है, वो वयस्क के अंदर होता है ऑस्टियोमलेशिया। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से, ये वयस्क में, और रिकेट्स किसमें? बच्चों में। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, ये भी सही है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, याद रखिएगा, रक्त का थक्का न बनना, कम बनने लगता है विटामिन के की कमी। अच्छा, एक और रह गया विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे बीमारी एक होता है, आपको पता होगा, स्कर्वी, दांत से संबंधित है। तो ये था आज का 14 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो कमेंट में बताएं कि इस 14 में से आपका कितना सही हुआ, क्या आपका पूरा सही हुआ, क्या वीडियो अच्छा लगा, क्या कंटेंट अच्छा था, इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल था। अगर अच्छा था तो इस सबको नोट डाउन भी करते चलेंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल बात जो है कई बार से हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं सारे चीज़ को ऐसे ऐड करता हूँ आपके लिए, इस तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लाता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।